अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं क्रिकेट का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय पैंटीन पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड स्वीटेंड बाय किकबैट। वर्ल्ड कप का आज आखिरी लीग मैच है। नाकाबिले शिकस्त भारत और पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर मौजूद टीम नीदरलैंड का आज मैच है। बेंगलुरु में यह मैच खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान वक्त के मुताबिक थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा, यानी 1:30 बजे। टॉस हो चुका है, टॉस जीता है रोहित शर्मा ने और पहले बैटिंग का फैसला किया है। जो सेमीफाइनलिस्ट हैं वो फाइनल हो चुके हैं। पहला सेमीफाइनल होगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का और दूसरा साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। नीदरलैंड इस वर्ल्ड कप में जब टीम आई थी उसके बाद उन्होंने कुछ अच्छे मैचेस खेले, अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। उनका सफर कैसा रहा इस वर्ल्ड कप में, इस पे भी बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं ज़रिया राजपूत। लेकिन आज का मैच कुछ इस लिहाज से भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब साउथ अफ्रीका जैसी टीम इंडिया के अगेंस्ट आई तब भी हमने देखा कि इंडिया ने उसका क्या हाल किया, और इससे पहले श्रीलंका ने जब उनके साथ मैच खेला तो भी वो खौफनाक मैच हमें याद है। जैसे हम कहते हैं कि हारून साहब एक से कह रहे होते हैं कि अफगानिस्तान कभी भी ऑस्ट्रेलिया का जो मैक्सवेल वाला बुखार है शायद ही वो कभी उनके ज़हनों से उतर पाए। बिल्कुल इसी तरह से जो श्रीलंका को शिकस्त का सामना करना पड़ा, साउथ अफ्रीका को शिकस्त का सामना करना पड़ा, वो उनके लिए भी थोड़ा सा डाइजेस्ट करना टफ होगा। तो क्या आज का मैच भी वन साइडेड हो जाएगा? इस पर तबसरा कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रहमान भी हमारे साथ मौजूद है। सर इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि वो एक अच्छी क्रिकेट खेल के एक अच्छा स्कोरबोर्ड पर रन्स डालें, कुछ ना कुछ करें और नीदरलैंड को 20-30 पे आउट कर दें। 20-30 पर आउट कुछ इस, और वो लोग कर सकते हैं। 54 पर लोगों ने आउट किया है। तो आज का मैच भी आपको वन साइडेड नजर आ रहा है? वन साइडेड इन दैट सेंस कि इंडिया खेल बहुत अच्छा रही है। अगर आप थ्रू आउट देखेंगे, अनबीटन साइड वाहिद टीम है जिसने अभी तो कोई मैच नहीं हारा, तो ऑब्वियसली वो विनिंग नोट पे इसको खत्म करना चाहेंगे। बहरहाल अभी तक उनको मैच बुरा नहीं पड़ा, फेवरेट हैं इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए, लेकिन क्योंकि रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई, बस मुझे डर लग रहा है कि सेमीफाइनल में कोई रुकावट ना आ जाए। सो वो होप कि वो ऐसा ना हो, क्योंकि खेल बहुत अच्छी रही, क्योंकि टीम बहुत अच्छी, वेरी वेल बैलेंस्ड है। उनको किसी भी डिपार्टमेंट में किसी चीज़ की कमी नहीं है। बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, स्पिनर्स जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं और सारे के सारे फॉर्म में। जो सबसे अच्छी जो प्लस पॉइंट है इंडिया का वो ये है। इसीलिए आज भी उन्होंने बैटिंग लेके कोशिश यही की होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रन्स करें 50 ओवर्स में। हमेशा इंडियन पिचेस के ऊपर और ख़ास तौर पर जब डे नाइट गेम होता है तो उसमें कोशिश तो यही होती है कि आप अच्छे खासे रन्स करें। 350 प्लस करने के बाद आप दूसरी टीम को हमने देखा है कि जो 350 प्लस कर गया उसके बाद बड़ा मुश्किल है कि उसको किसने भी चेस किया हो। ठीक है, एक वक्त में न्यूजीलैंड बहुत करीब पहुंची थी ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन फिर भी वो मैच हार गई थी। सो ये इनकी स्ट्रेटजी होगी, लेकिन ओवरऑल मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बहुत कुछ गेन करके जा रही है नीदरलैंड की टीम इस वर्ल्ड कप से, और उसके बाद जो चीज़ भी उन्होंने यहाँ से हासिल की है उसको कंटिन्यू उनके जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं या जो उनके क्रिकेट के एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स लोग जो देख रहे हैं वो इसको किस तरीके से कैपिटलाइज करते हैं और अपनी क्रिकेट को वहाँ पर किस तरीके से डेवलप करते हैं, ताकि अगले ऐसा ना हो कि ये इनका आखिरी वर्ल्ड कप साबित हो और बाद में पता लगे कि तो टीम ही नहीं बना सके, उसके बाद जो है वो इश्यूज हो जाए उनको। तो वहाँ बहुत काम करना पड़ेगा इनको, और उसमें सारे जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं बड़े, उनको हेल्प करनी पड़ेगी इनकी। और चाहे वो अपनी ए टीम्स के जरिए इनकी हेल्प करें, चाहे भी किसी सूरत में कि इनको ज़रूर कोई ना कोई ऐसे मैचेस दें जिसकी वजह से ये है कि वो इनकी ये ग्रोथ चलती रहे। अच्छा, मैचेस के हवाले से तो बात होगी, लेकिन आज का मैच चेन्नई स्वामी स्टेडियम में है। डू यू थिंक कि 428 का जो टारगेट इसी वर्ल्ड कप में सेट किया था साउथ अफ्रीका ने अगेंस्ट श्रीलंका, इंडिया आज उसको ब्रेक कर पाएगी? होप मुझे तो लगता है, क्योंकि ऊपर से टॉस भी जीत गया वो बैटिंग फर्स्ट, और जिस तरह ये खुद भी फॉर्म में, कैप्टन उनका, बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं, डेफिनेटली दे गो फॉर इट। क्योंकि आप जब पूरे वर्ल्ड कप में एक नंबर 1 भी है, आपको कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है किसी भी चीज़ की, तो मेरे ख्याल में कि ये 450 तक भी जा सकते हैं अगर इनका ओपनिंग स्टैंड अच्छा खेल गया। रोहित अक्सर 10 ओवर में अपने 70 पे खड़ा होता है, बिल्कुल। तो अगर वो 20 ओवर खेल गया तो इसका मतलब है कि स्कोर बोर्ड बहुत तेज चलेगा। और इनके जितने भी कोहली हो गया, रोहित शर्मा वो हो गया, क्या कहते हैं, के राहुल हो गया, गिल हो गया, ये सारे स्टोक प्लेयर्स हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि ये मैच अपने हाथ से जाए। आप अपनी बैटिंग की, अपने स्ट्राइक रेट की, अपनी एवरेजेस को बहुत अच्छा करते हैं। इसके बाद इनकी बॉलिंग के लिए बहुत बड़ा एज है, इन्होंने हर टीम को अच्छा लटाया बॉलिंग में भी। तो जब ये 400-450 करेंगे तो इनके बॉलर्स, मैंने एक मैच में पहले भी कहा था कि आज फिर इंडिया के बॉलर्स का आपस में मैच होगा कि कौन ज्यादा आउट करता है। तो आज ये इनकी फास्ट बॉलिंग का फिर मैच होगा कि आज मैंने 5 आउट करने हैं। तो जिस तरह की वो बॉलिंग अंदाज उनका आ रहा है इस वर्ल्ड कप में, सीम एंड स्विंग,
हर तरफ फेमस है कि किसी का इतना सीम और स्विंग नहीं हो रहा जितना इंडियन बॉलर्स का हो रहा है, तो बिग टाइम एडवांटेज है उनको कि आज वो इस मैच को बड़ा रिलैक्स और अपने अपने अकाउंट्स में चीजें डालेंगे, बैटर अपनी रन्स डालेंगे और बॉलर्स अपनी विकेटें डालेंगे। तो ये एक अच्छा गेम है सेमीफाइनल से पहले और उस ग्राउंड में कि जो बैटिंग ट्रैक है, तो ये बड़ा इनको एज जाता है सेमीफाइनल से पहले कि बैटिंग दोबारा आपकी एक टच में रहती है, बॉलिंग आपकी टच में रहती है और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो मेरे ख्याल में कि आज रन्स की बिछाड़ लगने वाली है। अरुण साहब, रन्स के तो वाकई हम लोगों को बौछार देखने को मिलेगी और जब भी इंडिया खेलता है तो बहुत अच्छे रन के साथ ही स्कोर बोर्ड पर हमने देखा है को पहले बैटिंग को अपनी फिनिश करता है, लेकिन जहां पर उनके लिए एडवांटेज है वहीं पर नीदरलैंड के लिए थोड़ा सा मुझे बस ऐसा वाला फील हो रहा है कि मतलब जहां पे उन्होंने फिनिश करना है अपने लीग मैचेस को और वापसी का रास्ता इख्तियार करना है, वहां पर उन्हें इस वक्त टूर्नामेंट की सबसे बड़ी टीम के साथ मुकाबला करके वापस निकलना है। नहीं, इसमें तो मैं अगर एज ए नीदरलैंड की अगर ग्रुप में देखूं या कैंप में देखूं तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी अगर हम थोड़ा सा भी डेंट डाल सकें इंडिया को। यू नो, एज ए नीदरलैंड का जो भी यूनिट खेल रहा होगा उसकी ख्वाहिश यही होगी कि ठीक है, हमने एक दो बड़ी टीमों को हमने शिकस्त दे दी और यहाँ पर इंडिया जो कि अभी अनबीटन आ रही है, तो इसके लिए हमारे कुछ अगर कंट्रीब्यूशन हो जाए कि हमारे बॉलर्स कोई आउटस्टैंडिंग विकेट ले लें, रोहित शर्मा विराट कोहली, तो वो उनके लिए ये अचीवमेंट बहुत होगी। और आई थिंक मैं जितना एडवर्ड को देख रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इस मामले में डिटरमिन लगते हैं कि जब हम यहाँ से निकलें तो एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ के जाएं कि नीदरलैंड को कोई हल्का ना समझे। सो आई थिंक उसमें वो काफी हद तक कामयाब हुए हैं, लेकिन स्टिल मेरा ख्याल है उनको बहुत आगे तक जाना है अभी। और आज के मैच में अगर वो जरा सा भी अगर थोड़ी सी प्रेशर में ले आती है इंडिया को, ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेट होगी। जरा सा प्रेशर ही लाना जो है ना उनके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। शुभमन गिल हो, रोहित शर्मा हो और केएल राहुल, विराट कोहली और नीचे आने वाले तमाम बैटर्स जो हैं, जडेजा इवन, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ऊपर के बैटर्स को अगर आप तंग करते हैं तो हमने देखा है कि इंग्लैंड के खिलाफ ये पैनिक होते हैं। और शुरू में नीदरलैंड जो है वो अपना स्टार्ट करेगी आर्यन दत्त के साथ, जिन्होंने अभी तक सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स करवाई हैं जसप्रीत बुमराह ने इस वर्ल्ड कप में अपने ओवर्स में, और दूसरे नंबर पे आर्यन दत्त हैं। अगर वो, जैसे आप बात करते हैं रमाबा कि अगर आप बॉल डॉट करवाएंगे, कंटेन करेंगे, प्रेशर बिल्ड होगा। नो डाउट इंडिया बहुत बड़ी टीम है, 8 के 8 मैचेस जीती हुई है। वी जस्ट होप कि 9वां मैच भी वो जीत जाएंगे। लेकिन अगर आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है तो आप थोड़ा सा पैनिक करते तो हैं। लेकिन ऐसी टीमों के अगेंस्ट जब आपका बैटिंग 9-10 नंबर तक हो तो आपको पता है कि इन्होंने 250 करके भी टीमों को 50 पे 55 पे आउट कर लिया है, तो उनको ये फिक्र नहीं है। लेकिन ये गिरते गिरते भी 250-300 कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास जब बॉल पुराना होता है थोड़ा, वैसी पेस नहीं है, वैसे मीडियम पेसर्स नहीं है, वैसा पिच नहीं है, पिच भी बहुत बैटिंग ट्रैक है। लेकिन जैसे हारून भाई ने कहा कि एडवर्ड बहुत कीन है इन चीज़ों के लिए, इस टीम को T20 वर्ल्ड कप में बहुत फायदा होगा क्योंकि उसमें 20 टीमें हैं, वो टीमें हैं कि जिन्होंने पहली दफा खेलना है और ये इधर से बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हैं। तो ये उन टीमों के लिए बहुत बड़ी टीम होगी। जैसे इस वर्ल्ड कप में बड़ी टीमों के इन्होंने टफ टाइम दिया है, अब यही मुराल इनको वहां सेट करना और वहां जाके ये क्रिकेट बहुत अच्छी खेलेंगे और उसमें इनका नाम और बन सकता है। फिर जैसे हारून भाई ने कहा, बाकी क्रिकेट बोर्ड्स, ICC इनको बैकअप दे कि आप जब ये बेहतर होते जाएंगे इनको बैकअप मिलेगा तो और क्रिकेट मिलेगी। तो आपने 20 टीमें भी बढ़ाई हैं, तो जो टीमें अच्छी हैं तो उनको निकाल के उनको अच्छा सेटल करना चाहिए, उनको अच्छे कोचेस, उनको मैनेजमेंट अच्छी देनी चाहिए, कोचेस अच्छे देनी चाहिए, ग्लोबल वाइज उनको ज्यादा क्रिकेट देनी चाहिए कि आने वाले वक्त में जब भी कोई बड़ा इवेंट खेलने आए तो फिर ये टीम में डरा के रखें। अगर आप ए टीम्स के खिलाफ नहीं खिला सकते हैं तो एसोसिएट टीम्स को आपस में एक क्रिकेट ज्यादा दे दें। वो भी क्रिकेट हम नहीं देखते कि उनको ज्यादा क्रिकेट मिल रही हो। आप देखें पापा न्यू गिनी, आपको लगता है कि यूएई के साथ मैचेस खेलती होगी, नीदरलैंड जो है वो आयरलैंड के साथ मैचेस खेलती होगी, तो इन टीमों को आपस में भी खिलाना चाहिए या फिर एक टूर्नामेंट ऐसा क्रिएट कर दिया जाए। डू यू थिंक ऐसा हो सकता है? देखिए, ये ऑलरेडी हो रहा है। अगर आपको है ना, मैंने आपको जैसे पहले भी किसी एक प्रोग्राम में बताया था कि ICC ने ना पूरी दुनिया को मुख्तलिफ जोन्स में बांट दिया। बिल्कुल ऐसे। उस जोन में जितने भी एफिलिएट्स हैं ना वो आपस में खेलते रहते हैं। उनकी वेरियस टीयर्स हैं, लीग्स हैं, 1, 2, डिवीजन 1, 2, 3, 4, 5। सो इसी तरीके से नीचे से वो लेडर जो अच्छा करती आ रही है ऊपर आती चली जाती हैं। उसके बाद एक इन्होंने ब्रॉडर बेस्ड टूर्नामेंट रखा हुआ है जिसमें तमाम ऐसे एफिलिएट्स में वो आते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप देखते हैं ये क्वालिफाइड। तो इसलिए वो एक निज़ाम उनका चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा इशू जो हो रहा है उनको ये हो रहा है
कि जिन जिन भी कंट्रीज में ये जा रहे हैं, जहाँ समझते हैं कि वहाँ पर क्रिकेट ग्रो हो, वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है ना, वो क्रिकेट को अभी तक उस तरीके से नहीं ले सकते, नहीं कर पाई। इसीलिए अभी तक जितने भी एक्सपैट्स हैं, चाहे वो वेस्ट इंडीज से हो, श्रीलंका से हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, वही आप देखते होंगे कि 3-3, 4-4 आपको हर ग्रुप में नजर आते हैं, हर टीम में नजर आते हैं। वो उनकी टीम को सहारा दिए हुए हैं। लेकिन कोशिश उनकी यही है कि किसी तरीके से लोकल पॉपुलेशन जो है वो आके क्रिकेट में हिस्सा ले, उनके स्कूल्स में, उनकी यूनिवर्सिटीज में। इवन चाइना में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जिसमें हमारे कोचेज भी वहाँ गए हुए हैं कि वहाँ पर क्रिकेट को ग्रो करें। जापान में भी कोशिश हो रही है। सो अब कितना टाइम लगता है, दैट इज अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि आईसीसी तो चाह रहा है कि ये ऑलरेडी ओलंपिक्स में भी चली गई है क्रिकेट, तो और ज्यादा अगर क्रिकेट नेशंस आएंगी क्रिकेट खेलने वाली तो ओलंपिक में भी। अच्छा सर, जहाँ पे ओलंपिक्स में इस किस्म की, इस तरह की टीमों को एडवांटेज होगा आगे चलकर मैचेस खेलने के लिए, वहीं पर आपको लगता है कि वो ऐसे कंट्रीज के जिनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा है आईसीसी के ऊपर, और जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जैसे कि हम लोग पीएसएल करवाते हैं, आईपीएल हो रहा है, इसके अलावा भी डिफरेंट लीग्स हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि इस किस्म के अच्छी परफॉर्मेंसेस के बाद वहाँ के जो बोर्ड्स हैं वो भी इस बारे में सोच सकते हैं कि फलाने प्लेयर को या फलाने प्लेयर को हम कभी ना कभी किसी बिड का हिस्सा रखें? देखिए, एज ए फर्स्ट स्टेप तो मैं ये फील करता हूँ कि इनके प्लेयर्स को वेरियस लीग्स में पिक हो जाना चाहिए। ये तो पहला स्टेप होगा। अगर वो वेरियस लीग्स में पिक हो जाते हैं और वहां अच्छा परफॉर्म करते हैं, देन इनके जो रिस्पेक्टिव बोर्ड्स हैं वो ये सोच सकते हैं कि हमारे 4 से 5 या 6 से 8 प्लेयर्स गए हैं, क्योंकि इसको सेल करना होता है। ये इतना आसान नहीं है कि आपने नेपाल की टीम का आपने देखो संदीप लमिशानी है, जो लमिशानी आ गया, वो खेलते हैं पीएसएल, आईपीएल। सो इससे 2 से 4 प्लेयर अगर आपके जैसे मैं फील करता हूँ कि दत्त अच्छे ऑफ स्पिनर हैं, वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हुए हैं, और उसके बाद वो 2-3 उनके प्लेयर्स भी ऐसे नजर आए हैं जो कि कोई भी उनको ले सकता है। सिंह है, और हाँ, उसके अलावा और भी मैं नीचे 1-2 और भी मैं नाम देख रहा था जो एक ऑफ ब्रेक भी करते हैं और नंबर 3 पे बैटिंग करने भी वो भी अच्छे हैं, लेकिन खैर इस वक्त उनके नाम काफी मुश्किल है लेना। सो लेकिन ये आप बस सही कह रही हैं कि ये इससे भी इनको हेल्प हो सकती है, बड़ी हेल्प हो सकती है। और ये दो एस्पेक्ट्स में हेल्प हो सकती है। वो ऐसे क्योंकि आप भी T10 लीग का हिस्सा रहे हैं और उसको स्पॉन्सरशिप और ये वो सब चीजें, क्योंकि रहमान ये वो प्लेयर्स हैं, आपने बताया ना कि इनमें से कुछ प्लेयर्स तो वैसे हैं जो अपनी नौकरियां छोड़कर या होल्ड करके यहाँ पर आए हुए, और उनके कंपनी के लोग, उनके ऑफिस के लोग भी उन्हें देख रहे होंगे डेफिनेटली। तो एक प्लस पॉइंट वहां से भी हो जाएगा कि जब आप इस किस्म के प्लेयर्स को पिक करते हैं ना, तो वहां पर आपका इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नेगोशिएशंस के मामलात हो, दूसरे सामने वाले को वो चाहिए जो उसे मिल रहा है और उधर आपको वो चाहिए जो आपको मिल रहा है। तो एक विन विन सी सिचुएशन दोनों तरीकों से लोगों के लिए बड़ी फ्रूटफुल हो जाती है। ऑब्वियसली जब इतना बड़ा इवेंट कोई टीम खेलती है, उसके परफॉर्मेंस भी देते हैं, टीमों को हराते भी हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनकी पिकिंग हो। और मेरे ख्याल में कि इसमें आईसीसी को भी एंटर करना चाहिए कि इन प्लेयर्स को डेफिनेटली पिक करें कि इनके मुल्क में क्रिकेट ज़्यादा हो। लेकिन जैसे आपने सवाल किया कि इनके मुल्क में बड़ी लीग्स होनी चाहिए, तो वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, आपके स्पॉन्सर होने चाहिए, फिर आपने बहुत वेल ऑर्गेनाइज। मैं तो खेलना चाहता हूँ, अभी ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहता। लेकिन ये है कि बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को, लेकिन मेरे ख्याल में कि डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ज़रूरी है। ये प्लेयर्स अगर जाके खेलेंगे भी किसी लीग्स में, वापस जाते हैं तो फिर 6-8 माह इनके पास कुछ नहीं है, ना इनकी डोमेस्टिक है, ना कोई यंग प्लेयर है। तो जैसे हारून भाई कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, उनमें बहुत ज़रूरी है क्रिकेट। आप उधर से फिर जितने भी यंगस्टर हैं उन पे फोकस रहते हैं, फिर उनको इकट्ठा करते हैं। अगर बहुत सारे स्कूल्स हैं तो आप उनमें से 2-2 बच्चे भी लें, तो आपके पास 50-60 बच्चे तो बन ही जाएंगे यूनिवर्सिटी, स्कूल्स के मिला के। तो उनमें से आप फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर चुनते हैं, फिर आपके पास 20 बच जाते हैं या 15 बच जाते हैं। फिर वो आप अपनी A टीम, अंडर 19 या जो सीनियर टीम है उसके अंदर एग्जैक्टली वो डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। ये तो चले जाएंगे लीग्स खेलने, लेकिन डेवलपमेंट वही रह जाएगी। तो जरूरी होती है डेवलपमेंट। जब आपके पास यंग प्लेयर आएंगे, वो टीम को एनर्जेटिक करते हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस की रौनक बनते हैं, वो दुनिया में नाम कमाते हैं। तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट होना बहुत जरूरी है। चले शुरुआत कहीं से भी हो, लेकिन होनी जरूर चाहिए क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए और आगे चलने के लिए। जब पाकिस्तान को हमने देखा कि पाकिस्तान ने दीगर प्लेयर्स को चांस दिया, हमने जापान के प्लेयर्स को पीएसएल में अभी खिलाया नहीं, लेकिन बेंच पे बैठे रहे, उनको एक्सपोजर दिया। हमने जो है वो दीगर प्लेयर्स अगर अफगानिस्तान के नहीं आ रहे तो हमने बांग्लादेश और संदीप लमिशानी की हमने बात की। डू यू थिंक कि स्कॉट एडवर्ड्स जिन्होंने इसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी और नीदरलैंड ने हमें T20 वर्ल्ड कप में भी अच्छा जो है वो एक दे दिया था मैच साउथ अफ्रीका को हराने के बाद, अब पीएसएल होने वाला है, ड्राफ्टिंग में
इन टीम्स के प्लेयर्स के नाम होने चाहिए और कौन सी टीम्स ऐसी हैं जो इनको आई करेगी? मेरे ख्याल में फ्रेंचाइज जो है ना, बड़ा मुश्किल ये सवाल है कि एडवर्ड जितने भी विकेट कीपर हैं वो बैट्समैन बहुत तेज हैं। तो जब आपकी शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट होती है तो आपको क्विक बैट्समैन चाहिए कि जो फायरवर्क अच्छा करे। एडवर्ड में ये थोड़ी सी चीज है कि वो अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, पिच पे ज्यादा टाइम लेते हैं, 50 ओवर गेम्स के लिए वो बेहतर है। लेकिन जब फ्रेंचाइज बैठती है तो वो ये देखती है कि बैट्समैन कौन अच्छा है, जो टीम के लिए फायदा होता है। तो मेरे ख्याल में दत्त के चांस हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ऑफ स्पिनर की जरूरत होती है, स्पिन जरूर होता है, तो दत्त के बहुत चांस है कि बहुत सारी टीमें जिनके पास ऑफ स्पिनर नहीं है, मैंने पीएसएल बहुत अच्छे से हम भी देख रहे हैं, लेग स्पिनर आता है या लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है, ऑफ स्पिनर के बहुत कम चांस होते हैं। तो बहुत सारी टीम्स भी ऐसी हैं जिनके लेफ्ट हैंड बैट्समैन ही ओपनर है, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में दत्त ऐसा बॉलर है कि कोई भी टीम इसको पिक करेगी तो वो एक अच्छा मोरा बन सकता है। बता दें सबको क्योंकि अब कैटेगरीज भी चेंज होंगी। एचपीएल पीएसएल की अभी परसों अनाउंस हुई है और उसके बाद ड्राफ्टिंग आई थिंक दिसंबर के लास्ट वीक में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में ड्राफ्टिंग भी शुरू हो जाएगी। अब वर्ल्ड कप में आपने देखा कि अच्छी परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी है, तब तक आप वेट करेंगे ड्राफ्टिंग में कौन से प्लेयर्स हों, क्योंकि आप भी इस सिस्टम का हिस्सा हैं? नहीं, देखिए होता यह है कि पाकिस्तान में जब भी होता है ना, सिलेक्शन कमेटी जो है वो अपने तमाम जो लोकल प्लेयर्स की तो पूरी की पूरी लिस्ट है वो उनको देती है, जिसमें इमर्जिंग प्लेयर्स भी उसमें शामिल होते हैं। फिर वहाँ पर प्लेयर्स एक्विजिशन के नाम से एक मैनेजर है जो सारी की सारी जो आउटर यानी वर्ल्ड के जो प्लेयर्स हैं उनको वो देखते हैं, तो उनकी लिस्ट वो लोग जमा करते हैं। ठीक। सो प्रॉब्ली फ्रेंचाइजीज के लिए अगर वो इंटरेस्टेड हैं या नहीं है तो फ्रेंचाइजीज भी इनको कह सकते हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन सच एंड सच प्लेयर, सो उसको ड्राफ्ट की लिस्ट में डाल सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि जो नीदरलैंड के बारे में रहमान बात कर रहे थे, मैं उसमें एक और चीज़ थोड़ा ऐड कर सकता हूँ कि वो किस तरीके से अपना ये सिस्टम चला सकते हैं कि इस वक्त उनके पास तकरीबन 50 से 60 या अगर 70 प्लेयर्स भी हैं अवेलेबल, तो आई थिंक उनको 5 टीमों में बना के उनका जो डोमेस्टिक का जो सेटअप है या जो टूर्नामेंट है वहाँ वो शुरू कर सकते हैं। वनडे भी कर सकते हैं, T20 भी कर सकते हैं और फोर डे भी कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि वो कम से कम वो 75 क्रिकेटर्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। उनमें थोड़ी सी अगर वो वहाँ इंटरेस्ट लोकली जनरेट कर लेते हैं थ्रू टेलीविजन और ये, फिर वो जो उनके बाकी जो ऑर्गन्स हैं यानी स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो हो सकता है उसमें इंटरेस्ट शो करे, तो वहाँ फिर वो प्लेयर्स डेवलपमेंट का काम शुरू हो सकता है। चले, हारून साहब ने फॉर्मूला दे दिए हैं नीदरलैंड की टीम को कि किस तरीके से आप लोग टीम्स बना सकते हैं और किस तरीके से आप लोग अपनी क्रिकेट को अच्छा कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान।